नेक्स्ट देखते हैं, रूल्स फॉर द डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द रियल अकाउंट इज। रियल अकाउंट के लिए रूल, ये बातें हमने कल परसों भी डिस्कस की थी। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है डेबिट और क्रेडिट को लेकर? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां तो आप सीधा देख लेना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारा आंसर डेफिनेटली हमारे पास ये डी होने वाला है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर किसका होता है? पर्सनल का। डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर, ये तो वैसे भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। और डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, ये किसका है? नॉमिनल का। तो ये नॉमिनल का रूल है, ये रियल का रूल है, ये पर्सनल का रूल है, और ये बी ऑप्शन तो वैसे भी हमारा गलत ही दिया हुआ था, ठीक है। तो रियल अकाउंट का यहाँ पे इन्होंने रूल पूछा था तो हमने बता दिया है। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैलरी पे टू स्टाफ। अगर हमने सैलरी पे की हमने स्टाफ को, तो ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल या कैपिटल अकाउंट? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखें, फर्नीचर परचेज फ्रॉम रमेश फॉर पर्सनल यूज। हमने रमेश से फर्नीचर परचेज किया है पर्सनल यूज के लिए। तो ये कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होने वाले हैं? दोनों के दोनों रियल अकाउंट, दोनों के दोनों पर्सनल अकाउंट, एक पर्सनल एक रियल या एक नॉमिनल। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा सैलरी को लेकर है, दूसरा हमने क्या किया है? पर्सनल पर्पस के लिए फर्नीचर परचेज किया है। तो जब भी हम सैलरीज वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह करते हैं तो ये हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, ठीक है। नॉमिनल नेचर का अकाउंट के अंदर पता है ना, हम सैलरी एक्सपेंसेस की बात करते हैं। और फर्नीचर की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा तो यहां पर हमारे दोनों के दोनों रियल अकाउंट इफेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वट जो भी जाएगा, या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू उधार पे खरीदा है तो फर्नीचर टू रमेश आ जाएगा, या फर्नीचर टू कैश आ जाएगा। तो देख लेना इसके अंदर आप, ठीक है। तो हमने क्या किया है, रमेश से पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर खरीदने पर इस ट्रांजैक्शन से इफेक्ट होने वाले दोनों के दोनों खाते रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट कौन से होते हैं? जिससे किसी प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी या अधिकारों से संबंधित होते हैं, रियल अकाउंट कहलाते हैं। तो जैसे रियल अकाउंट के अंदर आपको पता है कि कैश आता है, गुड्स आता है, फर्नीचर है ना, टूल्स हैं हमारे पास, या तो स्टॉक है, लैंड है, बिल्डिंग है, सारे के सारे आते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ये। नेक्स्ट देखें, द अकाउंट विच इज क्रेडिटेड बाय द कॉस्ट ऑफ गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर ने अगर कुछ माल की लागत, स्वामी के लिए लिए गए माल की लागत से क्या क्रेडिट करेंगे? दूसरा ऑप्शन क्या है? डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ऑल ट्रांजैक्शन, या बैंक एंड कैश ट्रांजैक्शन, या ओनली कैश ट्रांजैक्शन, या ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। तो जब भी वो ड्राइंग गुड्स की फॉर्म में करता है तो हम क्या करते हैं? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो इसने यही पूछा हुआ था कि कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये परचेजेस अकाउंट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करने वाले हैं, ठीक है। फिर डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? डबल कॉलम कैश बुक हमारे पास तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है नॉर्मल कैश बुक, एक होती है डबल कॉलम कैश बुक, और एक होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक के अंदर डेफिनेटली हमारे पास कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस को हम सही तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारा आंसर जो है वो बी रहेगा, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम कैश या बैंक की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उधार खरीदी गई प्रॉपर्टी को हम लिखा जाता है
कहां पे लिखेंगे? परचेज बुक में, कैश बुक में, जर्नल प्रॉपर में, या नन ऑफ द अबव? अगर हमने उधार में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, इसको हम कहां पे लिखेंगे? ये बात आपको पता है कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो कहां पे आएगा? परचेज बुक में। कोई भी ट्रांजैक्शन हमने नकद में की तो कैश बुक में। कोई भी ट्रांजैक्शन जो ना परचेज बुक में आ रही, ना सेल्स बुक में आ रही, ना वो कैश बुक में आ रही, ना परचेज रिटर्न बुक में, ना सेल रिटर्न बुक में, तो कहां पे जाएगी वो? जर्नल प्रॉपर में। तो डेफिनेटली कोई भी प्रॉपर्टी हमने उधार में खरीदी है तो जर्नल प्रॉपर में आएगी। अगर यही प्रॉपर्टी हम कैश में खरीद लेते तो कैश बुक में भी आ जाती। पर डेफिनेटली यहां पर सीधी सी बात बोल रहे हैं कि हमने प्रॉपर्टी खरीदी तो है पर उधार में खरीदी है, तो हमारी कहां पे आएगी ये? जर्नल प्रॉपर में। क्योंकि जर्नल प्रॉपर हमारा काम तब आता है जब बाकी की बुक्स के अंदर हम एंट्रीज नहीं कर पाते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, ए ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ट्रांसफर टू द लेजर। रोकड़ बही के क्रेडिट साइड के अंदर रिकॉर्ड किया लेन देन खाता बही में स्थानांतरित किया जाएगा, लेजर में ट्रांसफर किया जाएगा। कहां पे? खाते में डेबिट साइड में, खाते के क्रेडिट साइड में, इज नॉट पोस्टेड एनीवेयर, या नन ऑफ द अबव। तो इन चारों ऑप्शन में से देखना हमको बेस्ट ऑप्शन हमको कौन सा लेके चलना है। तो सिंपल सी बात है, सोच के देखो, कैश बुक की क्रेडिट साइड के अंदर एंट्री है। अगर ये क्रेडिट साइड में एंट्री है तो डेफिनेटली हमने सामने वाले अकाउंट को क्या किया होगा? डेबिट किया होगा। तो जब भी आप सामने वाले अकाउंट के अंदर जाओगे तो वो एंट्री उसके डेबिट साइड में जाने वाली है। तो कैश बुक में से आप देख लेना, 11th की कोई बुक हो तो आप पास उठा के देख लेना, इस क्वेश्चन को वहां से वेरीफाई कर लेना। कैश बुक से जब आप लेजर बनाते हो तो देख कर लेना, कैश बुक की क्रेडिट साइड में जो एंट्री पड़ी हुई है ना, वो आपके अकाउंट के अंदर आप चेक करना, तो वो अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री जाएगी। ठीक है, चेक करके देख लेना। आगे का क्वेश्चन क्या है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ ए नॉमिनल अकाउंट इंडिकेट्स। जो क्रेडिट बैलेंस होते हैं नॉमिनल अकाउंट के, उनसे क्या पता चलता है? ट्रेड एक्सपेंसेस, लॉसेस ऑफ ट्रेड, इनकम रिसिप्ट ऑफ ट्रेड, या एसेट्स ऑफ ट्रेड। एक क्वेश्चन और है, अकॉर्डिंग टू नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का क्या मतलब होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स, या टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो, या टोटल एसेट्स में से करंट आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दो। तो आपको देखना है इन दोनों क्वेश्चंस के क्या मीनिंग है और क्या आंसर इनमें से निकल कर आएंगे। डेफिनेटली नॉमिनल अकाउंट्स को जब भी हम डेबिट करते हैं तो डेबिट 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 कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस है, लॉसेस होते हैं। बट नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट होने का क्या मतलब है? वो हमारी इनकम या रिसिप्ट को दिखा रहा है, बिजनेस की इनकम या रिसिप्ट को शो कर रहा है। तो अपने को बात ध्यान रखनी है। तो नॉमिनल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो बिजनेस की रिसिप्ट या इनकम को शो कर रहा है। और यहां पर क्या कह रहा है कि जो नेट एसेट्स है, नेट एसेट से क्या मतलब है? नेट एसेट से क्या मतलब है? नेट एसेट से मतलब है टोटल एसेट्स में से अगर हम बाहर के बिजनेस की जो भी लाइबिलिटीज हैं, अगर हम वो लेस कर दे तो हमारे पास रह जाएगी हमारे पास नेट एसेट। ठीक है, तो बाहर की जो लाइबिलिटीज अगर आप यहां पे इसको लेस कर दो तो हमारे पास ये नेट एसेट्स हो जाएगी, टोटल एसेट से आउटसाइड लाइबिलिटीज। फिर रेंट अकाउंट इज, रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउट और नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन तो हम सबको पता ही होगा। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इनकम और गेन होते हैं, ये सारे के सारे कहां पे आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि रेंट अकाउंट हमारा एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकाउंट विच रिप्रेजेंट ओनर्स ऑफ द बिजनेसेस, विच रिप्रेजेंट ओनर ऑफ द बिजनेसेस। ड्रॉइंग अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, या सेल्स अकाउंट। या दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ दीज अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस। इसमें से कौन से अकाउंट ऐसे हैं जो हमारे क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं?
तो इसमें से कौन सा अकाउंट है जो बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करता है? जैसे कैपिटल अकाउंट होता है वो बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ड्राइंग का अकाउंट भी जो होता है वो बिजनेस के ओनर को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। जब हम क्लैरिफिकेशन करते हैं ना, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, तो वहां पर ये बात हमको स्टडी करने को मिलती है कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है या ड्राइंग अकाउंट होता है वो बिजनेस के ओनर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर ये तीनों के तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। कैपिटल अकाउंट को मोस्ट प्रोबेबली हम क्रेडिट 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 ही करते हैं, सेल्स अकाउंट भी क्रेडिट होता है और रेंट रिसीव्ड अकाउंट भी हमेशा ही क्रेडिट होता है। इसलिए तीनों के तीनों ऑप्शन यही आएंगे। ये तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें से चौथा ऑप्शन हाइड है, तो ये चौथा ऑप्शन क्या बनता है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या आता? ऑल ऑफ द अबोव, कि तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन हम उसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, आगे देखें। इफ क्लर्क सैलरी इज मोर देन द प्रेफरेंशियल लिमिट देन द एक्सेस अमाउंट इंक्लूडेड। अगर क्लर्क के वेतन की सैलरी की राशि उसकी पहले की डिसाइड की गई से अधिक हो तो अतिरिक्त राशि डैश लेनदारों में जोड़ी जाएगी। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर या पार्शियली सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा? अनसिक्योर्ड वाला। ठीक है, ध्यान रख लेना। अगर हमारी जो क्लर्क की जो सैलरी है पहले से फिक्स की गई अमाउंट से ज्यादा है तो उसको हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट में डाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू। ये रूल कहां पर एप्लीकेबल होता है? ये क्वेश्चन तुम सबको पता ही है। ये रूल एप्लीकेबल होता है हमारा पर्सनल अकाउंट के ऊपर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगला क्वेश्चन देखें, सिंपल सा है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, जो हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है ये हमारा कौन सा अकाउंट होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल सा है बट आप बता सकते हो। जो ये जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है ये हमारा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट एक प्रकार का एक जॉइंट अकाउंट होता है, तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो नॉमिनल नेचर का होगा। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो जॉइंट मेमोरेंडम जो जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है एक प्रकार का जॉइंट अकाउंट होता है जिसमें हम दोनों पार्टीज के जो भी अकाउंट्स होते हैं उनको हम डेबिट पक्ष में और क्रेडिट पक्ष में रख कर क्या करते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, जो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड ज्यादा होती है तो लॉस होता है। तो अल्टीमेटली किसी भी अकाउंट से हमें प्रॉफिट या लॉस आइडेंटिफाई करना है तो हर वो अकाउंट जिससे प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है वो हमारा एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। तो डेफिनेटली यहां पर ये नॉमिनल अकाउंट है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। When the owner of the business withdraws cash or goods from the business for the personal use, it is termed as। जब भी कोई बिजनेस का ओनर खुद के पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस में से पैसा या कैश या कैसे लीजिए गुड्स निकालता है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आप सबको पता भी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बार बार पहले भी रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ड्रॉइंग अकाउंट। इसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द रियल अकाउंट। इसमें से हमको बताना है कि कौन सा रियल अकाउंट है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सैलरी का अकाउंट, ये तो नॉमिनल अकाउंट है ना, और ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है। तो अल्टीमेटली हमको ये बताना था कि इसमें से कौन सा रियल अकाउंट है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं बिल्डिंग को निशान लगा रहा था, सी को ही मैंने बी बोल दिया, बट सॉरी, ये हमारा सी आंसर बिल्डिंग, क्योंकि जितने भी हमारी लैंड, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सारे के सारे हमारे रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
आगे देखते हैं, वेजिस ऑइंग, दे मजदूरी, जो हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस होती है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, ये हमारा रियलिटी में पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारा एक थर्ड पार्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर हम क्या शो करते हैं? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड, या जो हमारे होते हैं अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे टॉपिक हमारे किस में आते हैं? ये सारे ऑप्शन आते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो ध्यान रखना अपने को, वेजेस इसी के अंदर काउंट होने वाला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल या नन ऑफ द अबव? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये क्वेश्चन हम पहले भी बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बताओ। यस, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? यस, ड्राइंग अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, और वो भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट। हमको इसमें से बताना है कि नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, मशीनरी, कैश, रेंट या डेटर्स। अब मशीनरी की बात करें, मशीनरी तो रियल है, कैश भी रियल है, डेटर्स पर्सनल है, तो रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो यहां पर हमारा आंसर सी रहेगा, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रांजेक्शन वेयर नो कैश इज इन्वॉल्व इज नोन एज, है ना, कौन सी ट्रांजैक्शन जहां पर कैश इन्वॉल्व नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? फुल कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, चेक ट्रांजैक्शन या ऑल ऑफ द अबव? ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पर कैश इन्वॉल्व नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कैश ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? हमारा बी ऑप्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो ये वो ट्रांजैक्शन होती है जहां पर कैश हमारा इंक्लूड नहीं होता, यहां पर सारे के सारे कामों में नकद का कम इस्तेमाल होता है, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट या वित्त पोषण संबंधित लेन देन होते हैं, ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, इसमें से अकाउंटिंग की कौन सी सब फील्ड नहीं है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बुककीपिंग अकाउंटिंग, बुककीपिंग सॉरी। ये टॉपिक वैसे मैं आपको पहले भी डिटेल में थ्योरी की फॉर्म में स्टडी करा चुका हूं, जहां पे हमारा पूरा अकाउंट्स का फोल्डर बना था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको सब फील्ड या ब्रांचेस के नेम से टॉपिक टीच किया था, बिल्कुल डिटेल के अंदर जाकर। तो वहां के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें से कौन सी ऐसी है जो हमारी अकाउंटिंग की सब फील्ड नहीं है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या बुक कीपिंग? जल्दी से बताएंगे। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है, एग्जैक्टली राइट। तो इसमें जो आंसर बनेगा हमारा बनेगा वो बुक कीपिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज द नॉट ए टाइप ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग, इसमें से कौन सा अकाउंट का टाइप नहीं है? वास्तविक, रियल या नॉमिनल या सब्सटेंशियल, ठोस? ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल दिख ही रहा होगा, एक वर्ड ऐसा है जो आपने पहली बार सुना है ना, और जो वर्ड आपने पहली बार सुना है वही आपका आंसर है, दैट इज ठोस, सब्सटेंशियल, ठीक है, क्योंकि अकाउंट हमारे रियलिटी में तीन टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो डेफिनेटली जो डिफरेंट आंसर है वो हमारा आंसर है, यहां पे दिखाना है हमको। अगला है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इज शोन, जो हमारा कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कहां पे दिखाते हैं? ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑन द
क्रेडिट साइड और रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये कहाँ पे शो करते हैं? ओपनिंग बैलेंस जो कैश बुक का होता है इसको हम कहाँ पे शो करते हैं? कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस होता है हम डेफिनेटली डेबिट साइड में ही शो करते हैं। कहां पर? डेबिट साइड में। आप कैश बुक को उठाकर देख लेना, कैश बुक के अंदर देख लेना, अगर हमारे पास पहले से कुछ भी बैलेंस रखा हुआ है तो हमारे डेबिट साइड में शो होता है, और वो भी हमारे रिसिप्ट साइड के अंदर। ठीक है, रिसिप्ट साइड में। तो बाय डिफॉल्ट हम इसको रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं, डेबिट साइड में। The next question is which one is the tangible real account in the following? इसमें से कौन सा tangible real account है? वैसे मैंने आपको जब डिटेल में कराया था मैंने आपको बताया था कि रियल अकाउंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा टेंजिबल रियल अकाउंट है। मोटर व्हीकल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस और अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। तो अगर मैं इसमें से अगर मैं आपको आंसर दूं, नहीं दूंगा, आपको ही बताना है, जल्दी से बताओ। कम से कम 10 बच्चे अगर जवाब देंगे तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा करेक्ट वाला, नहीं तो मैं नहीं बताने वाला हूं। अभी तक सिर्फ 2 लोगों के आंसर आए हैं, 3 4 5 लोगों के आंसर मुझे और चाहिए। फिर मैं आगे 6 लोगों के आंसर हो गए, 6 के 6 लोगों ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। बाकी बताओ, जिन्होंने आंसर दिया है दोबारा रिपीट मत करना प्लीज। जितने लोगों ने आंसर दिया है, पूजा, अनु, विजय, सुनीता, दीपक, ज्योति, मैंने सबके आंसर पढ़े हैं। मुझे 4 बच्चों के और आंसर चाहिए। अगर चारों ने आंसर और दे दिए तो फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। जल्दी से, थोड़ा जंग लगे हुए दिमाग को थोड़ा हिलाओ, थोड़ा बताओ। विजय, वेरी गुड, करेक्ट। तो यहां पर जो आंसर रहेगा हमारा रहेगा मोटर व्हीकल अकाउंट, क्योंकि ये टेंजिबल एसेट्स है, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। गुडविल इनटेंजिबल है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ये तो हमारा डिफरेंट ही हो गया, अक्रूड इंटरेस्ट ये भी हमारा डिफरेंट हो गया, बट हमारा मोटर व्हीकल ये टेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट? इसमें से कौन सा अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है? इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट। तो इसमें से देखना है हमारा नॉमिनल अकाउंट कौन सा है। अगर मैं बात करूं इन तीनों टॉपिक की, ये तीनों के तीनों टॉपिक पता है कहां पे आ रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर मैंने आपको बताया था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमारे जो अक्रूड इनकम होती है या अनअर्न्ड इनकम होती है, सारे के सारे ऑप्शन आते हैं। बट यहां पर इंटरेस्ट की सिर्फ बात करें तो इंटरेस्ट हमारा सिर्फ एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इंटरेस्ट को मैं कह सकता हूं कि ये मेरा एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट यहां पर मैं कह सकता हूं कि एक नॉमिनल अकाउंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पस। फिक्स्ड एसेट्स को हम किस लिए रखते हैं अपने पास? संपत्तियां इनमें से किस प्रयोजन के लिए रखी जाती हैं? फिर से बेचने के लिए, कैश में चेंज करने के लिए, या बिजनेस के ऑपरेशन के लिए, या लोन प्राप्त करने के लिए? तो बताना। ये आज का ऐसा समझ लो कि लास्ट क्वेश्चन है, 55th। आज मैंने 50 क्वेश्चन पार कर लिए हैं। जल्दी से बताओ। और जल्दी से अभी नोटबुक पेन भी लेके बैठना। मैं आपसे कुछ 10-15 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं जिसके आंसर मुझे कल तक चाहिए। क्लास में कल एंटर होने से पहले आप आंसर अपने रेडी रखना, तो मुझे उनके आंसर चाहिए। ठीक है, यस। हम इसको लेते हैं यूज इन द बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस के ऑपरेशंस में यूज करने के लिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे थे आपने मोस्ट प्रोबेबली सही सही आंसर दिए हैं। 99% सबके आंसर ठीक गए हैं।
अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप सबसे पुट करने वाला हूं, इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लो, अपनी नोटबुक पेन ले लो। किसी के पास अगर नोटबुक पेन पास में नहीं है तो आपको बता देता हूं कि हमारा वीडियो चलते चलते लगभग हमारा 1 घंटा 17-18 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद की वीडियो एक बार ये बाद में आप देख लेना, उसके बाद क्वेश्चंस को नोट कर लेना और आंसर्स लिख लेना। तो कुछ क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूं, जिनके पास नोटबुक पेन है वो प्लीज नोटबुक पेन लेकर आसपास बैठ जाएं, या आपके पास कुछ भी है, दूसरा मोबाइल है हाथ में, नोट्स हैं पड़े, मोबाइल में नोट्स बना सकते हैं। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आपको आंसर्स के ऑप्शन नहीं देने वाला हूं, बट आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आंसर दूंगा तो आप लिख भी सकते हैं। स्टार्ट करूं, बोलूं? आपको याद है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो हमारा चैप्टर होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, आपको किन्हीं 10 एडजस्टमेंट के नेम लिखने हैं। जैसे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की होती है, आउटस्टैंडिंग वेजेस की होती है, इसी प्रकार से आपको 10 एडजस्टमेंट्स के नेम राइट करने हैं, और हो सके तो उनकी ट्रीटमेंट भी लिखनी है कि अगर वो एडजस्टमेंट हमारी ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई हैं तो उसको हम कहां कहां पर राइट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, क्या 10 एडजस्टमेंट और उनकी ट्रीटमेंट, ऐसा मानकर चलना कि वो एडजस्टमेंट हमारी ट्रायल बैलेंस से बाहर दी हुई है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस रियलिटी में क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है, एक अकाउंट होता है, एक समरी है या लेजर है? आप देखना ट्रायल बैलेंस रियलिटी में क्या होता है, स्टेटमेंट, अकाउंट, समरी या लेजर। तो जो भी आपको लगे। सेकंड क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस रियलिटी में क्या है? थर्ड, ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ डैश। ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ डैश। अब ये डैश क्या भरना है, ये मैंने आपको जब अकाउंट्स के लेक्चर लिए थे स्टार्टिंग में ही थ्योरी के अंदर, वहां पे मैंने आपको डिफाइन की थी ये बात। ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ डैश डैश डैश। तो देख लेना आप यहां पर क्या लिखने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ओपनिंग डेटर है, हमारे पास ओपनिंग डेटर है 12,000 रुपए के, क्लोजिंग डेटर है हमारे पास 15,000 रुपए के। क्लोजिंग डेटर कितने हैं? 15,000 रुपए के। और हमारे पास क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल का अमाउंट दिया हुआ है 28,000 रुपए। कितना? 28,000 रुपीज मान लो। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड हमने कितना कैश रिसीव किया है। इस तरह का क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, तो देख लेना। हमारे पास ओपनिंग डेटर है 12,000, क्लोजिंग डेटर है 15,000, क्रेडिट सेल है मान लो 28,000। तो ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड हमने कितनी क्रेडिट सेल की है, या सॉरी कितना कैश हमने डेटर से रिसीव किया है। ठीक है, तो देखना 4 क्वेश्चंस, 4 हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नोट कर लेना। ट्रायल बैलेंस हम कब प्रिपेयर करते हैं? ट्रायल बैलेंस हम कब प्रिपेयर करते हैं?
नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रायल बैलेंस का है, मैंने आपको बता दिया। ट्रायल बैलेंस का प्रिपेयर करते हैं। 6 क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो देख लेना। सेवेंथ क्वेश्चन, अगर आउटपुट के अंदर इंक्रीज होता है तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अगर विद द इंक्रीज इन आउटपुट, विद इन इंक्रीज इन आउटपुट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होने वाला है? ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किसके ऊपर फोकस करती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किसके ऊपर फोकस करती है? ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? और 10वीं बात, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जीपी और सेल, तीनों में क्या रिलेशन है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जीपी और सेल, तीनों के अंदर क्या रिलेशनशिप है? इन तीनों को, रिलेशनशिप को एक फॉर्मूला में हमको पुट करके दिखाना है। ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस आप नोट कर लेना, बहुत इजी है, तो करके देखना एक बारी क्या आपके आंसर्स आते हैं। ठीक है, काफी है ना? 55 क्वेश्चंस हो गए और 10 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय। तो मिलते हैं कल जल्दी से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए। तो मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।